आइए देखिए, रॉलेट एक्ट कानून जब पारित हुआ था उस समय भारतीय वायसराय था लॉर्ड जेम्स फोर्ड। रॉलेट एक्ट कानून जब पारित हुआ और जब लागू हुआ, दोनों बात। रॉलेट एक्ट कानून जब पारित हुआ और रॉलेट एक्ट कानून जब लागू हुआ तो दोनों घटना के समय भारतीय वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड जेम्स फोर्ड। तो रॉलेट एक्ट कानून पारित होने समय और उसके लागू होने के समय भारतीय वायसराय कौन थे? भारतीयों की आवाज दबाने के लिए 1918 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक आयोग गठन किया गया। इसी आयोग की रिपोर्ट पर 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू किया गया। तो जो रॉलेट एक्ट कानून है वह 19 मार्च 1919 को लागू किया गया है। रॉलेट एक्ट कानून 19 मार्च 1919 को लागू किया गया है। रॉलेट एक्ट कानून कब लागू किया गया? 19 मार्च 1919। इस कानून के तहत संदेह के आधार पर भारतीयों को गिरफ्तार कर बंद कमरा में मुकदमा चलाकर उसे कम से कम 2 वर्ष की सजा सुनाई जाती थी। तो रॉलेट एक्ट कानून के तहत किसी भी भारतीय को गिरफ्तार कर कम से कम कितना सजा सुनाए? कम से कम। भारतीयों ने इसका विरोध करते हुए इसे काला कानून की संज्ञा दी है। भारतीयों ने रॉलेट एक्ट कानून को काला कानून की संज्ञा दी है। भारतीयों ने रॉलेट एक्ट कानून को कौन से कानून की रॉलेट एक्ट कानून को ही बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के कानून की संज्ञा भी दी जाती है। रॉलेट एक्ट कानून को ही बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील वाले कानून की संज्ञा दी जाती है। रॉलेट एक्ट कानून को ही बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील वाले कानून की संज्ञा दी जाती है। तो किस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील वाले कानून की किस कानून को? गांधी जी ने रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में देशव्यापी हड़ताल का आयोजन 6 अप्रैल 1919 को किया। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में देशव्यापी हड़ताल का आयोजन 6 अप्रैल 1919 को किया। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कब किया? और रॉलेट एक्ट कानून के खिलाफ गांधी जी के द्वारा रॉलेट सत्याग्रह चलाया गया था। और रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था जिसका प्रसार पूरे भारतवर्ष में देखने को मिला है। गांधी जी के द्वारा चलाया गया प्रथम सत्याग्रह रॉलेट सत्याग्रह था जिसका प्रसार पूरे भारतवर्ष में देखने को मिला है। देखिए, चंपारण सत्याग्रह तो सिर्फ और सिर्फ चंपारण तक सीमित था, लेकिन रॉलेट सत्याग्रह का प्रसार पूरे भारतवर्ष में देखने को मिला है। तो गांधी जी के द्वारा चलाया गया प्रथम सत्याग्रह जिसका प्रसार पूरे भारतवर्ष में देखने को मिला, कौन था? रॉलेट सत्याग्रह का सबसे बड़ा केंद्र पंजाब का अमृतसर बना था। रॉलेट सत्याग्रह का सबसे बड़ा केंद्र कौन बना? और पंजाब के अमृतसर में रॉलेट सत्याग्रह का नेतृत्व डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किजलू कर रहे थे। तो पंजाब के अमृतसर में रॉलेट सत्याग्रह का नेतृत्व कौन कर रहा? डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किजलू। रॉलेट एक्ट तथा डॉक्टर सतपाल और किजलू के गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर की जनता 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एकत्रित होकर जनसभा का शांतिपूर्वक संचालन कर रहे थे। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल डायर के आदेश पर सैनिकों ने इन निहत्थी भीड़ पर जानबूझकर गोली बरसाया जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ है। 13 अप्रैल 1919 को हुआ है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है? 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है? 13 अप्रैल 1919। इस हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय सैनिक ने अंग्रेजों की सहायता प्रदान की। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय सैनिक ने अंग्रेजों को सहायता प्रदान की थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने अंग्रेजों को सहायता प्रदान? किस भारतीय ने? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस लौटा दी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर और नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में राय बहादुर की उपाधि जमनालाल बजाज ने वापस लौटा दी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में राय बहादुर की उपाधि किसने वापस
सर और नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस लौट। सर और नाइटहुड की उपाधि किसने वापस? सर और नाइटहुड की उपाधि। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर नामक भारतीय ने वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। किस भारतीय वायसराय ने वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा जलियांवाला बाग हत्याकांड के जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण भारत के किस वायसराय ने वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे? किसने? इस हत्याकांड के बाद पंजाब में मार्शल लॉ 15 अप्रैल 1919 को लागू हो गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में मार्शल लॉ 15 अप्रैल 1919 को लागू हुआ। 15 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में मार्शल लॉ कब लागू हुआ? पंजाब में मार्शल लॉ कब लागू हुआ? इस हत्याकांड के बाद हिंसक विद्रोह की आशंका के चलते गांधी जी ने 19 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह स्थगित करने की घोषणा की। तो रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी ने स्थगित कर दिया 19 अप्रैल 1919 को। रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी ने कब स्थगित कर दिया? 19 अप्रैल 1919। रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी ने कब स्थगित कर दिया? 19 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग का गठन हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग का गठन हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में हंटर आयोग का गठन? किसकी अध्यक्षता में? किसकी अध्यक्षता में? आबर इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक के रचयिता है डब्ल्यू हंटर। आबर इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक के रचयिता डब्ल्यू हंटर। आबर इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक के रचयिता। हंटर आयोग में टोटल 8 सदस्य थे जिसमें 3 भारतीय था। हंटर आयोग में टोटल 8 सदस्य था जिसमें 3 भारतीय था। हंटर आयोग में टोटल 8 सदस्य थे, उसमें भारतीय कितने? भारतीय कितने? जो 3 गो भारतीय था, एगो चिमनलाल सीतलवार, दूसरा साहबजादा सुल्तान अहमद, तीसरा जगत नारायण। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु जो हंटर कमीशन आयोग का गठन हुआ था, हंटर कमीशन आयोग में टोटल 8 सदस्य। 8 सदस्य में से भारतीय कितने? भारतीय कितने? पहला चिमनलाल सीतलवार, पहला। दूसरा साहबजादा सुल्तान अहमद, दूसरा। तीसरा जगत नारायण, तीसरा। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जलियांवाला बाग हत्याकांड में कुल 379 लोग मारे गए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोग मारे गए? कितने लोग मारे गए? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच को लेकर कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में तहकीकात कमेटी का गठन किया। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच को लेकर कांग्रेस ने कौन कमेटी का गठन किया? कौन कमेटी का गठन किया? किसकी अध्यक्षता में? मदन मोहन मालवीय। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच को लेकर कांग्रेस ने कौन कमेटी का गठन किया? कौन कमेटी का गठन? तहकीकात कमेटी का गठन किसकी अध्यक्षता में? मदन मोहन मालवीय। तहकीकात कमेटी के लिए प्रारूप तैयार किया था महात्मा गांधी ने। तहकीकात कमेटी के लिए प्रारूप तैयार किया महात्मा गांधी ने। तहकीकात कमेटी के लिए प्रारूप किसने तैयार किया? प्रारूप किसने तैयार किया? कालांतर में पंजाब के सरदार उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में जनरल डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। तो लंदन के कैक्सटन हॉल में जनरल डायर की गोली मारकर हत्या 13 मार्च 1940 को सरदार उधम सिंह ने किया। तो लंदन के कैक्सटन हॉल में जनरल डायर की गोली मारकर हत्या 13 मार्च 1940 को किसने किया? किसने किया? सरदार उधम सिंह। खिलाफत आंदोलन 1920। 19 अक्टूबर 1919 को भारतीय मुसलमानों ने राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ खिलाफत दिवस मनाया। भारतीय मुसलमानों ने राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ खिलाफत दिवस 19 अक्टूबर 1919 को मनाया। 19 अक्टूबर 1919 को मनाया। तो भारतीय मुसलमानों ने राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ खिलाफत दिवस कब मनाया? खिलाफत दिवस कब मनाया? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली नामक 2 भाई ने किया। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली नामक 2 भाई ने किया। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद अली और शौकत अली नामक 2 भाई ने।
खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद अली और शौकत अली नाम। 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई। खिलाफत आंदोलन के तहत हुई इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता गांधी जी ने किया। तो हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में हुई। 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई। तो खिलाफत आंदोलन के तत्वाधान में 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस कहां हुई? कहां हुई? और यह जो संयुक्त कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई, इसकी अध्यक्षता गांधी जी ने किया। इसकी अध्यक्षता किसने? इसकी अध्यक्षता किसने किया? इसकी अध्यक्षता किसने किया? असहयोग आंदोलन 1920। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाला देश का पहला जनव्यापी आंदोलन असहयोग आंदोलन था, जिसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 से हुई मानी जाती है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाला देश का पहला जनव्यापी आंदोलन असहयोग आंदोलन था, जिसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 से हुई मानी जाती है। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाला पहला जनव्यापी आंदोलन कौन है? कौन है? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई है? असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई है? असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? कांग्रेस का विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय कर रहे थे। इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित हुआ, लेकिन यहां पर जो है ना पूर्ण बहुमत से नहीं हुआ था, तो यह महत्वपूर्ण नहीं है, समझ गए। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हुआ। इसकी अध्यक्षता विजय राघवाचारी ने किया और इस अधिवेशन में कांग्रेस सर्वसहमति से असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया। तो कांग्रेस सर्वसहमति से असहयोग आंदोलन चलाए जाने के प्रस्ताव को पारित दिसंबर 1920 के कांग्रेस के नागपुर में हो रहे वार्षिक अधिवेशन में किया। कांग्रेस सर्वसहमति से असहयोग आंदोलन चलाए जाने के प्रस्ताव को पारित दिसंबर 1920 के नागपुर में हो रहे वार्षिक अधिवेशन में किया। समझ गए। तो कांग्रेस असहयोग आंदोलन चलाए जाने के प्रस्ताव को सर्वसहमति से किस अधिवेशन में पारित? नागपुर अधिवेशन 1900। नागपुर अधिवेशन 1900। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पॉल कांग्रेस द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, जिस कारण ये सभी नेता कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिए। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पॉल कांग्रेस द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, जिस कारण ये सभी नेता कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। तो असहयोग आंदोलन चलाए जाने के कारण कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पॉल। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पॉल। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पॉल। तो कांग्रेस जो असहयोग आंदोलन चलाया था, इससे कौन कांग्रेसी सहमत नहीं थे, जिस वजह से कांग्रेस से त्यागपत्र दे दी? मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और असहयोग आंदोलन चलाने के लिए गांधी जी ने तिलक स्वराज फंड की स्थापना की। तिलक स्वराज फंड की स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान किया गया था। तिलक स्वराज फंड की स्थापना किस आंदोलन के दौरान किया गया? असहयोग आंदोलन। तिलक स्वराज फंड की स्थापना किस आंदोलन के दौरान किया? तिलक स्वराज फंड की स्थापना किस आंदोलन के? नवंबर 1921 ईस्वी में इंग्लैंड के राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर उसका पूरे भारतवर्ष में बहिष्कार किया गया। यानी असहयोग आंदोलन के दौरान इंग्लैंड के राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन 1921 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान इंग्लैंड के राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन नवंबर 1921 में हुआ था। तो असहयोग आंदोलन के दौरान इंग्लैंड के किस राजकुमार का भारत आगमन हुआ था? किसका हुआ था? किसका हुआ था? अब असहयोग आंदोलन का नेतृत्व बंबई में जमनालाल बजाज और ऐसे डांगे ने किया। बंबई में जमनालाल बजाज और ऐसे डांगे ने किया। बंबई में जमनालाल बजाज और ऐसे डांगे ने किया। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व बंबई में किसने किया? जमनालाल बजाज और मद्रास में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने किया। मद्रास में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने किया। मद्रास में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? किसने किया? मद्रास में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी के उपनाम से जाना जाता। राजा जी। राजा जी के उपनाम से किसे जाना जाता? राजा जी के उपनाम से किसे जाना? आंध्र प्रदेश में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व टी प्रकाशम ने किया। टी प्रकाशम ने। आंध्र प्रदेश में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व टी प्रकाशम ने किया। आंध्र प्रदेश में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? किसने किया?
टी प्रकाशम को आंध्र केसरी के उपनाम से जाना जाता है। आंध्र केसरी के उपनाम से टी प्रकाशम को जाना जाता है। आंध्र केसरी के उपनाम से किसे जाना जाता? आंध्र केसरी के उपनाम से किसे? दिल्ली से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व आसफ अली ने किया। दिल्ली से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? दिल्ली से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने? पंजाब से लाला लाजपत राय। पंजाब से बंगाल से सीआर दास और उसकी पत्नी बसंती ने। बंगाल से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व सीआर दास और उसकी पत्नी बसंती ने किया। बंगाल से किसने नेतृत्व किया? बंगाल से किसने नेतृत्व किया? उत्तर प्रदेश से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व लाल बहादुर शास्त्री ने किया। उत्तर प्रदेश से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व लाल बहादुर शास्त्री ने किया। उत्तर प्रदेश से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? किसने किया? बिहार से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व राजेंद्र प्रसाद और मजहरुल हक ने किया। बिहार से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व राजेंद्र प्रसाद और मजहरुल हक ने किया। बिहार से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? राजेंद्र प्रसाद और मजहरुल। असहयोग आंदोलन के समय केरल के मालाबार तट पर 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार तट पर असहयोग आंदोलन के समय ही 1921 में हुआ था। इसका नेतृत्व किया था अली मुस्लियार। तो किस आंदोलन के दौरान केरल के तट पर मोपला विद्रोह हुआ? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान केरल के मालाबार तट पर कौन विद्रोह हुआ? कौन विद्रोह हुआ? मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह के नेतृत्व करता थे अली मुस्लियार। अली मुस्लियार मोपला विद्रोह के नेतृत्व करता अली मुस्लियार। मोपला विद्रोह के नेतृत्व करता अली मुस्लियार। असहयोग आंदोलन के दौरान ही अवध के क्षेत्र में एका आंदोलन हुआ और एका आंदोलन चलाया था मदारी पासी ने। तो असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में एका आंदोलन हुआ था। एका आंदोलन चलाया था मदारी पासी ने। असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में कौन सा आंदोलन हुआ? अवध में असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में जो एका आंदोलन हुआ था वह कौन चलाया था? कौन चलाया था? बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान ही 1921 में मजहरुल हक ने खेरुल मियां से पटना के दीघा में जमीन दान के रूप में लेकर सदाकत आश्रम की स्थापना की। पटना के दीघा में जो सदाकत आश्रम है वह असहयोग आंदोलन के दौरान ही 1921 में स्थापित किया गया था और इसे स्थापित मजहरुल हक ने किया। और मजहरुल हक खेरुल मियां से जमीन लेकर सदाकत आश्रम की स्थापना किया। तो पटना के दीघा में सदाकत आश्रम की स्थापना किस आंदोलन के दौरान हुआ? किस आंदोलन के दौरान? असहयोग आंदोलन। और जो है सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरुल हक ने किया है। किसने किया है? सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया है? सदाकत आश्रम की स्थापना किसने? किससे जमीन लेकर? खेरुल मियां से जमीन लेकर। किससे जमीन लेकर? सदाकत आश्रम से मजहरुल हक ने द मदरलैंड नामक पत्रिका निकाला। यानी द मदरलैंड पत्रिका मजहरुल हक का है। द मदरलैंड पत्रिका मजहरुल हक का है। द मदरलैंड पत्रिका मजहरुल हक का। द मदरलैंड पत्रिका किसका है? द मदरलैंड पत्रिका किसका? द मदरलैंड पत्रिका किसका? द मदरलैंड पत्रिका किसका? बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण पटना कॉलेज से नाम कटवाकर आंदोलन में कूद पड़े थे। तो पटना कॉलेज से नाम कटवाकर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े थे जयप्रकाश नारायण। पटना कॉलेज से नाम कटवाकर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े थे जयप्रकाश नारायण। पटना कॉलेज से नाम कटवाकर असहयोग आंदोलन में कौन कूद पड़े थे? कौन कूद पड़े थे? कांग्रेस का 1921 इसी आंदोलन के दरमियान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वकालत छोड़ दी थी। तो असहयोग आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वकालत करना छोड़ दिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस आंदोलन के दौरान वकालत करना छोड़ दिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस आंदोलन के दौरान वकालत करना छोड़? किस आंदोलन के दौरान? 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चोरी चौरा कांड हुआ। चोरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ है। तो चोरी चौरा कांड कहां हुआ है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर। चोरी चौरा कांड कहां हुआ है? चोरी चौरा कांड कहां हुआ है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर। और कब हुआ है? 5 फरवरी 1922। और चोरी चौरा कांड में 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। चोरी चौरा कांड में 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। चोरी चौरा कांड में कितने पुलिसकर्मी मारे? कितने पुलिसकर्मी? कितने पुलिसकर्मी? और चोरी चौरा कांड के कारण ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। चोरी चौरा कांड के कारण ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो किस कांड के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित?
किस कांड के कारण? किस कांड के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर? चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा कांड के समय महात्मा गांधी गुजरात के बारदौली में थे। चोरी चोरा कांड के समय महात्मा गांधी गुजरात के बारदौली में थे। चोरी चोरा कांड के समय महात्मा गांधी कहां थे? गुजरात के बारदौली। कहां थे? गुजरात के बारदौली। चोरी चोरा कांड के पश्चात 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की। यानी चोरी चोरा कांड के पश्चात असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा 12 फरवरी 1922 को हुई है। असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा 12 फरवरी 1922 को हुई है। असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कब हुई है? 12 फरवरी 1922। असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कब हुई है? 12 फरवरी 1922। द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक की रचना सुभाष चंद्र बोस ने किया है। द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक की रचना किसने किया है? सुभाष चंद्र बोस ने। द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक की रचना किसने किया है? सुभाष चंद्र बोस ने। और असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी पर मुकदमा चलाकर उन्हें 6 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। गांधी जी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की सजा सुनाया गया, मगर स्वास्थ्य संबंधी कारणों से 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया। समझ गए? आगे स्वराज पार्टी। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में हुई और इसके संस्थापक सीआर दास और मोतीलाल नेहरू को माना जाता है। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 1923। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 1923। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 1923। कहां हुई है? इलाहाबाद। कहां हुई है? इलाहाबाद। स्वराज पार्टी की स्थापना कहां हुई है? स्वराज पार्टी की स्थापना कहां हुई है? इलाहाबाद। इसके संस्थापक है सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। सीआर दास और स्वराज पार्टी के संस्थापक सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी के संस्थापक सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष सीआर दास बने। स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष सीआर दास। स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? और स्वराज पार्टी के प्रथम सचिव मोतीलाल नेहरू बने। मोतीलाल। स्वराज पार्टी के प्रथम सचिव कौन बने? स्वराज पार्टी के प्रथम सचिव कौन बने? मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी के प्रथम सचिव कौन बने? स्वराज पार्टी के सदस्यों ने 1923 में हुए विधानसभा के चुनाव में भाग लिया, जिसमें 101 सीटों में से 42 पर उन्हें जीत मिली। तो स्वराज पार्टी के सदस्यों ने किस वर्ष हुए विधान परिषद के चुनाव में भाग लिया? 1923। 16 जून 1925 को सीआर दास का निधन हो गया। सीआर दास का निधन कब हुआ? 16 जून 1925। सीआर दास का निधन कब हुआ? 16 जून 1925। क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण। प्रथम चरण कॉपी में लिखाए हैं, वो करवा देंगे कॉपी से। जब कॉपी करवाएंगे तो करवा देंगे, ठीक है। 1924 में सचिंद्र सान्याल के नेतृत्व में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। तो जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन है, इसकी स्थापना 1924 में हुई है, कानपुर में हुई है, किया है सचिंद्र सान्याल ने। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना कब हुई है? 1924। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना कब हुई है? कब हुई है? किसने किया है? सचिंद्र सान्याल। किसने किया है? कहां हुई है? कानपुर। कहां हुई है? कानपुर। 9 अगस्त 1925 को सरकारी खजाना सहारनपुर से लखनऊ जा रहा था, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा काकोरी नामक स्टेशन पर उस खजाना को लूट लिया गया। इस घटना को ही काकोरी कांड कहा जाता है। तो काकोरी कांड घटित हुआ है 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 काकोरी कांड घटित हुआ है 9 अगस्त 1925। काकोरी कांड कब घटित हुआ है? 9 अगस्त 1925। काकोरी कांड कब घटित हुआ? काकोरी कांड कब घटित हुआ? काकोरी कांड के प्रमुख सूत्रधार थे रामप्रसाद बिस्मिल। रामप्रसाद बिस्मिल। काकोरी कांड के प्रमुख सूत्रधार कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल। काकोरी कांड के प्रमुख सूत्रधार रामप्रसाद बिस्मिल। काकोरी कांड के प्रमुख सूत्रधार
रामप्रसाद बिस्मिल। काकोरी कांड के जुर्म में 1927 में रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां को फांसी पर लटका दिया गया। काकोरी कांड में 4 क्रांतिकारी को फांसी पर लटकाया गया, रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां। रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां। काकोरी कांड के जुर्म में 1927 में कितने क्रांतिकारियों को फांसी दी गई? कितने क्रांतिकारी? कौन कौन? संभवतः अशफाक उल्ला खां फांसी पर लटकने वाला पहला मुस्लिम था जो देश की आजादी के लिए फांसी पर लटका। देश की आजादी के लिए फांसी पाने वाला प्रथम मुसलमान अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां देश की आजादी के लिए फांसी पाने वाला प्रथम मुसलमान। भगत सिंह छबीलदास के नेतृत्व में 1926 में नौजवान सभा की स्थापना की। तो नौजवान सभा की स्थापना 1926 में हुई है, भगत सिंह ने किया है। भगत सिंह ने किया। ये आपके बिहार दरोगा का पूछ दिया गया क्वेश्चन है। तो नौजवान सभा की स्थापना कब हुई है? 1926। नौजवान सभा की स्थापना कब हुई? नौजवान सभा की स्थापना कब हुई? किसने किया है? किसने किया है? भगत सिंह। किसने किया है? भगत सिंह। 1928 में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की है। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हुई है और इसके संस्थापक है चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह, और इसकी स्थापना हुई है दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? 1928। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हुई है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? कब हुई है? और इसकी स्थापना हुई है आपको, इसकी स्थापना हुई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। इसकी स्थापना कहां हुई है? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान। किसने किया है? चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। चंद्रशेखर आजाद और इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा? किसके द्वारा दिया गया है? शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। शहीद आजम के नाम से किसे जाना? शहीद आजम के नाम से किसे जाना? शहीद आजम के नाम से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने मिलकर 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन पुलिस कप्तान सॉन्डर्स को गोली मारकर हत्या कर दिया। तो लाहौर के तत्कालीन पुलिस कप्तान सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने किया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने किया। तो 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन पुलिस कप्तान सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या किसने की? और इसी आरोप में इन तीनों को 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया गया। भगत सिंह को अपने साथियों के साथ फांसी पर कब लटकाया गया? 23 मार्च 1900। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में खाली बेंच पर बम फेंका और पर्चा लहराते हुए अपनी गिरफ्तारी दी। तो पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में खाली बेंच पर बम फेंका। 8 अप्रैल 1929 को। तो पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने कब दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में खाली बेंच पर बम फेंका? 8 अप्रैल 1929। बिहार के बेतिया निवासी फणींद्र घोष ने भगत सिंह के खिलाफ मुखबिरी की। तो भगत सिंह के खिलाफ मुखबिरी फणींद्र घोष ने की। फणींद्र घोष ने की। तो भगत सिंह के खिलाफ मुखबिरी किसने की? भगत सिंह के खिलाफ मुखबिरी किसने की? भगत सिंह के खिलाफ मुखबिरी किसने की? 1929 में लाहौर के जेल में बंद एक प्रमुख क्रांतिकारी जतीन दास ने जेल कुव्यवस्था के खिलाफ 63 दिनों का भूख हड़ताल किया, जो सबसे लंबा भूख हड़ताल था, और अंत 13 सितंबर 1929 को जेल में ही उनका निधन हो गया। तो सबसे लंबा भूख हड़ताल आजादी के समय जतीन दास के द्वारा किया गया है लाहौर के जेल में। तो आजादी के समय सबसे लंबा भूख हड़ताल किसके द्वारा किया? किसके द्वारा किया गया? 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद पुलिस से मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए स्वयं गोली मार ली। यानी चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए हैं 27 फरवरी 1931 को, और इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। तो चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए हैं 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। चंद्रशेखर आजाद शहीद कब हुए हैं? 27 फरवरी 1931। चंद्रशेखर आजाद शहीद कब हुए हैं? 27 फरवरी 1931। कहां शहीद हुए हैं?
इलाहाबाद के अल्फ्रेड। सूर्य सेन को मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता। मास्टर दा के नाम से किसे जाना जाता? मास्टर दा के नाम से, मास्टर दा के नाम से, मास्टर दा के नाम से किसे जाना जाता? सूर्य सेन को। सूर्य सेन ने चटगांव स्थित सरकारी शस्त्रागार को लूटा था। चटगांव स्थित सरकारी शस्त्रागार को किसने लूटा? चटगांव स्थित सरकारी शस्त्रागार को किसने लूटा? चटगांव स्थित सरकारी शस्त्रागार को किसने लूटा? किसने लूटा? सूर्य सेन फरवरी 1933 में गिरफ्तार कर लिए गए और कुछ समय पश्चात उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का गठन सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 8 नवंबर 1927 ईस्वी में लंदन में हुआ। तो साइमन कमीशन आयोग का गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ है, लंदन में हुआ है। 8 नवंबर 1927 को हुआ है, लंदन में हुआ है। तो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ है? 8 नवंबर 1927। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ है? 8 नवंबर 1927। कहां हुआ है? इसमें 7 सदस्य थे। साइमन कमीशन आयोग में कितने सदस्य? कितने सदस्य? और साइमन कमीशन आयोग में जो 7 सदस्य थे, सातों के सातों अंग्रेज थे, जिस वजह से साइमन कमीशन आयोग को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। तो साइमन कमीशन आयोग को और किस नाम से जाना जाता? व्हाइट मैन कमीशन। साइमन कमीशन आयोग को और किस नाम से जाना जाता? व्हाइट मैन कमीशन। साइमन कमीशन आयोग 3 फरवरी 1928 को सर्वप्रथम बंबई पहुंची। साइमन कमीशन आयोग 3 फरवरी 1928 को सर्वप्रथम बंबई पहुंची। तो साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ है? 3 फरवरी 1928। 3 फरवरी 1928। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ है? मुंबई। कहां हुआ है? साइमन कमीशन आयोग सर्वप्रथम कहां पहुंची? कहां पहुंची? भारत में साइमन विरोधी आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र लाहौर बना, जहां उसका नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। भारत में साइमन कमीशन आयोग के विरोध का सबसे प्रमुख केंद्र लाहौर बना, जहां उसका नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। भारत में साइमन कमीशन आयोग के विरोध को लेकर हुए आंदोलन में सबसे प्रमुख केंद्र लंदन बना। लंदन में विरोध का नेतृत्व कौन कर रहा? कौन कर रहा था? है? लाहौर में विरोध का नेतृत्व कौन कर रहा? लाहौर में विरोध का नेतृत्व कौन कर? इस आंदोलन के दौरान पुलिस की लाठियों से लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हुए और 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया। तो लाला लाजपत राय शहीद कब हुए हैं? 17 नवंबर 1928। 17 नवंबर 1928 लाला लाजपत राय जो है शहीद कब हुए हैं? 17 नवंबर 1900। भारत के तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड ने साइमन कमीशन आयोग के कार्यों को स्थगित कर दिया। यानी साइमन कमीशन आयोग को काम करने से रोक दिया भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड। भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड। साइमन कमीशन आयोग को काम करने से किसने रोक दिया? किसने रोक दिया? बर्केनहेड की चुनौतियों को स्वीकारते हुए एक 8 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू बने, जिसे नेहरू आयोग कहा गया। नेहरू आयोग ने जो सिफारिश की उसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। तो नेहरू आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। नेहरू आयोग के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू आयोग के अध्यक्ष। नेहरू आयोग के अध्यक्ष। नेहरू आयोग ने जो रिपोर्ट दिया उसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। नेहरू आयोग ने जो रिपोर्ट दिया उसे क्या कहा जाता है? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट पर विचार करने के लिए 1928 में दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेहरू रिपोर्ट पर विचार करने के लिए 1928 में दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग ने उसे मानने से इनकार कर दिया। तो नेहरू रिपोर्ट को लेकर 1928 में कहां सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन? कहां? मुस्लिम लीग स्वीकार किया या अस्वीकार? अस्वीकार। मुस्लिम लीग क्या किया? और मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के विकल्प के रूप में 14 सूत्री मांग प्रस्तुत की। मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के विकल्प के तौर पर 14 सूत्री मांग प्रस्तुत की। मोहम्मद अली जिन्ना नेहरू रिपोर्ट के विकल्प के तौर पर कितना सूत्री मांग प्रस्तुत? कितना सूत्री मांग? साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर ही 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ है। तो किस आयोग के रिपोर्ट पर 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन। साइमन कमीशन। बारदौली सत्याग्रह 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ। बारदौली सत्याग्रह 1928 में किसके नेतृत्व में हुआ? किसके नेतृत्व में हुआ? बारदौली सत्याग्रह की सफलता पर ही वहां की महिलाओं को सरदार की उपाधि प्रदान की गई।
बारदौली सत्याग्रह की सफलता पर ही वहां की महिलाओं द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की गई। तो बारदौली सत्याग्रह की सफलता पर वहां की महिलाओं द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की गई। तो किस सत्याग्रह की सफलता पर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान आए? बारदौली सत्याग्रह। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1929 में लाहौर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। तो कांग्रेस का वर्ष 1929 में वार्षिक अधिवेशन जो लाहौर में हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की प्राप्ति को सर्वसम्मति से पारित किया। तो कांग्रेस ने अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज 1929 के लाहौर अधिवेशन में घोषित किया। कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज को घोषित किया? आए? लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 ईस्वी में पंडित नेहरू ने रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराया एवं घोषणा किया कि प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो पूरे भारतवर्ष में प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया है। पूरे भारतवर्ष में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930। पूरे भारतवर्ष में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934। सविनय अवज्ञा आंदोलन देश में चलने वाला दूसरा जनव्यापी आंदोलन था, जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी ने किया। तो देश में चलने वाला दूसरा जनव्यापी आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इसका नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी ने किया। तो देश में चलने वाला दूसरा जनव्यापी आंदोलन कौन था? देश में चलने वाला दूसरा जनव्यापी आंदोलन कौन? इसका राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व किसने किया? राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी अपने पत्रिका यंग इंडिया के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के समक्ष 11 सूत्री मांग रखी। तो 11 सूत्री मांग का संबंध किससे है? महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी से 11 सूत्री मांग का संबंध किससे है? 11 सूत्री मांग का संबंध महात्मा गांधी ने 11 सूत्री मांग अपनी पत्रिका यंग इंडिया के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा। तो महात्मा गांधी 11 सूत्री मांग अपनी किस पत्रिका के माध्यम से, किस पत्रिका के माध्यम? फरवरी 1930 में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक साबरमती आश्रम में हुआ। इसी में कांग्रेस ने ब्रिटिश राज के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। गांधी जी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी के लिए प्रस्थान किए, जिसे दांडी मार्च कहा जाता है। यानी दांडी मार्च की शुरुआत हुई है 12 मार्च 1930 से। दांडी मार्च की शुरुआत हुई है 12 मार्च 1930 से। तो दांडी मार्च की शुरुआत कब से हुई? 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930। दांडी मार्च की शुरुआत साबरमती आश्रम से हुई है। दांडी मार्च की शुरुआत कहां से हुई है? दांडी मार्च की शुरुआत कहां से हुई है? और गांधी जी दांडी मार्च की शुरुआत 78 सहयोगियों के साथ किए थे। गांधी जी दांडी मार्च की शुरुआत कितने सहयोगियों के साथ किए? कितने सहयोगियों के साथ? कितने सहयोगियों के साथ? इन 78 सहयोगी में बिहार के एक प्रमुख नेता कारो बापू उर्फ गिरिपत चौधरी शामिल थे। 78 सहयोगी में बिहार का एकमात्र नेता था कारो बापू, जिसे गिरिपत चौधरी के नाम से भी जाना जाता है। तो दांडी मार्च में गांधी जी के जो 78 सहयोगी थे, उसमें बिहार के कितने थे? बिहार के एक। क्या नाम था? कारो बापू उर्फ गिरिपत चौधरी। क्या नाम था? कारो बापू उर्फ गिरिपत चौधरी। गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से किया है। गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से किया है। तो गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना किसने नेपोलियन के पेरिस और मुसोलिनी के रोम मार्च से किया? गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना किसने नेपोलियन के पेरिस और मुसोलिनी के रोम मार्च से किया? सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी 240 मील की दूरी तय कर 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के नवसारी जिला स्थित दांडी पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा, जिस कारण इसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। तो गांधी जी दांडी पहुंचकर नमक कानून को 6 अप्रैल 1930 को तोड़ा। तो गांधी जी दांडी पहुंचकर नमक कानून को कब तोड़ा? 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने मंजरी सेना और बच्चों ने बांडी सेना का गठन किया। तो महिलाओं ने मंजरी सेना और बच्चों ने बांडी सेना का गठन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया। महिलाओं ने मंजरी सेना और बच्चों ने बांडी सेना का गठन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया। तो महिलाओं ने मंजरी सेना और बच्चों ने बांडी सेना का गठन कौन आंदोलन के दौरान किया? कौन आंदोलन के दौरान? कौन आंदोलन के दौरान? सविनय अवज्ञा आंदोलन का तमिलनाडु में नेतृत्व चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने किया था।
सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व जो है तमिलनाडु में चक्रवर्ती राज गोपालाचारी ने किया। देखिए ध्यान दीजिएगा, गांधी जी जो असहयोग आंदोलन चलाए उसमें भी चक्रवर्ती राज गोपालाचारी भाग लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए इसमें भी भाग लिए, लेकिन जब गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन चलाए थे तो चक्रवर्ती राज गोपालाचारी भाग नहीं लिए थे, चक्रवर्ती राज गोपालाचारी भाग नहीं लिए थे। और जानते हैं यही कारण है कि चक्रवर्ती राज गोपालाचारी देश के प्रथम राष्ट्रपति नहीं बने। देश के प्रथम राष्ट्रपति चक्रवर्ती राज गोपालाचारी बनने वाले थे। देखिए भारत है, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया, वे उत्तर भारत से बिलोंग करते थे, तो राष्ट्रपति दक्षिण भारत से होना था, यह तय हो गया था, राष्ट्रपति दक्षिण भारत से होना था, यह तय हो गया था, और राष्ट्रपति चक्रवर्ती राज गोपालाचारी बनेंगे यह भी तय हो गया। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबको कहा कि देखिए जनता चक्रवर्ती राज गोपालाचारी से खुश नहीं है, क्योंकि चक्रवर्ती राज गोपालाचारी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिए थे, तो इसलिए चक्रवर्ती राज गोपालाचारी को देश का प्रथम राष्ट्रपति बनाना सही नहीं है, देश का प्रथम राष्ट्रपति बनाना सही नहीं है। और फिर चक्रवर्ती राज गोपालाचारी का पत्ता कट गया और फिर राजेंद्र प्रसाद को देश का प्रथम राष्ट्रपति बना दिया गया। तो देखिए बेचारा असहयोग आंदोलन में भाग लिए, सविनय में भाग लिए और लास्ट में भाग नहीं लिए। तो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। आंध्र प्रदेश में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में छपरा के जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल का आयोजन किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में छपरा के जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल का आयोजन किया और मुजफ्फरपुर के जेल कैदियों ने लोटा विद्रोह किया। तो किस आंदोलन के दौरान नंगी हड़ताल और लोटा विद्रोह हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन। किस आंदोलन के दौरान जो है नंगी हड़ताल और लोटा विद्रोह हुआ? उत्तर प्रदेश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व गोविंद बल्लभ पंत ने किया। उत्तर प्रदेश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? गुजरात में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व अबुल कलाम आजाद ने किया। किसने किया? गुजरात में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अबुल कलाम आजाद ने किया। ठीक है, इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संचालन खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था और यह आंदोलन 1929 से उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में चल रहा था। इस आंदोलन से जुड़े लोग लाल कुर्ता पहनते थे, जिस कारण इसे लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। तो खुदाई खिदमतगार आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चलाए जा रहे थे। खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नेतृत्वकर्ता खान अब्दुल गफ्फार खान थे। खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नेतृत्वकर्ता। और किस आंदोलन से जुड़े लोग लाल कुर्ता पहनते थे? खुदाई खिदमतगार। किस आंदोलन से जुड़े लोग लाल कुर्ता पहनते थे? खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी भी कहा जाता है। तो फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी किसे कहा जाता? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार कर लिया गया? लेकिन हिंसक घटनाओं को देखते हुए अंग्रेजी सरकार ने 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को रिहा कर समझौता करने की रणनीति बनाने लगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को जेल से रिहा 26 जनवरी 1931 को किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को जेल से रिहा 26 जनवरी 1931 को किया गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को जेल से रिहा कब किया गया? 26 जनवरी 1931। तेज बहादुर सप्रू के प्रयास से गांधी जी और इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। यह समझौता दिल्ली में हुआ, जिस कारण इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ है। 5 मार्च 1931 को हुआ है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ है? 5 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौता कब हुआ है?
और यह समझौता दिल्ली में हुआ है। गांधी इरविन समझौता कहां हुआ है? कहां हुआ है? और यही कारण है गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता को और किस नाम से जाना जाता है? किस समझौता के नाम से? और गांधी इरविन समझौता जो है तेज बहादुर सप्रू के प्रयास से हुआ है। गांधी इरविन समझौता किसके प्रयास से हुआ? किसके प्रयास से हुआ है? गांधी इरविन समझौता किसके प्रयास से हुआ? तेज बहादुर सप्रू। समझ गए? इसके बाद मार्च 1931 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ। इसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने किया। इसी अधिवेशन में गांधी जी भाग लेने के लिए कराची जा रहे थे तो उन्हें काला झंडा दिखाया गया। तो महात्मा गांधी 1931 के कराची अधिवेशन में भाग लेने के लिए जा रहे थे तो उन्हें काला झंडा दिखाया गया। महात्मा गांधी 1931 के कराची अधिवेशन में भाग लेने के लिए जा रहे थे तो उन्हें काला झंडा दिखाया गया। काला झंडा विरोध का प्रतीक होता है। तो महात्मा गांधी कौन अधिवेशन में भाग लेने के लिए जा रहे थे तो उन्हें काला झंडा दिखाया गया? 1931 का कराची, 1931 का कराची अधिवेशन। गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। कितने गोलमेज सम्मेलन? कितने हुए हैं? और तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ है। और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड थे। जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड। जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड। समझ गए? और इसके बाद तीनों गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड ने ही किया था। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया? जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड। तीनों गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता इंग्लैंड के प्रधानमंत्री किसने किया? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930। 12 नवंबर 1930 प्रथम गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत कब हुई है? 12 नवंबर 1900। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत कब हुई है? 12 नवंबर 1930 प्रथम गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत कब हुई है? 12 नवंबर 1930 प्रथम गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत कब हुई है? 12 नवंबर 1930। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931। 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 तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932। तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। कांग्रेस ने मात्र एक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। कांग्रेस ने एकमात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। कांग्रेस ने कितने गोलमेज सम्मेलन में? कितना में? कौन से गोलमेज सम्मेलन? दूसरा में ना। कांग्रेस ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग? और कांग्रेस के तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग महात्मा गांधी ने लिया। कांग्रेस के तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया? महात्मा गांधी। कांग्रेस के तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया? किसने लिया? महात्मा गांधी। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजपुताना नामक जहाज से लंदन गए थे। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजपुताना नामक जहाज से लंदन गए थे। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कौन जहाज से लंदन गए? कौन जहाज से लंदन गए थे? तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अछूतों का प्रतिनिधित्व किया। तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अछूतों का प्रतिनिधित्व किया। तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व? कौन एक ऐसे नेता है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव। गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया। गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम। तीनों गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? यानी तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन थे? तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन थे? तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन थे? जॉर्ज पंचम। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री अंबेडकर की मांग पर 1932 ईस्वी में कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की है। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड ने 1932 में कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसके मांग पर की है? अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड ने किसकी मांग पर 1932 में कम्युनल अवार्ड की घोषणा की है? किसकी मांग पर? भीमराव अंबेडकर। गांधी जी सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में पुणे के यरबदा जेल में 20 सितंबर 1932 से जेल में ही आमरण अनशन पर बैठे। समझ गए? तो सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में गांधी जी 20 सितंबर 1932 से
कहां के जेल में आमरण अनशन पर बैठे? कहां के जेल में? कहां के जेल में? 26 सितंबर 1932 को मदन मोहन मालवीय के प्रयास से अंबेडकर और गांधी जी के बीच समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता कहते हैं। तो पूना समझौता गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ है। पूना समझौता किसके बीच हुआ है? पूना समझौता किसके बीच हुआ है? पूना समझौता किसके बीच हुआ है? अप्रैल 1934 आते आते सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य भारत में जंगल कानून तोड़े गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य भारत में जंगल कानून तोड़े गए। जंगल कानून तोड़े गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र, कर्नाटक और भारत में कौन से कानून तोड़े गए? कौन से कानून तोड़े गए? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस क्षेत्र में जंगल कानून तोड़े गए? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहां जंगल कानून तोड़े गए? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पूर्वी भारत जैसे बिहार, बंगाल, असम के क्षेत्र में ग्रामीण जनता ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पूर्वी भारत जैसे बिहार, बंगाल, असम के क्षेत्र में ग्रामीण जनता ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। तो पूर्वी भारत में किस आंदोलन के दौरान ग्रामीण जनता ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर? कौन आंदोलन? किस आंदोलन के दौरान पूर्वी भारत में ग्रामीण जनता ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया? चलिए, 1934 से 1940 के बीच की घटना है। साइमन कमीशन रिपोर्ट के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 आया, जो अब तक का सबसे बड़ा अधिनियम था। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित किया गया सबसे बड़ा अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1935। ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित किया गया सबसे बड़ा अधिनियम, ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित किया गया सबसे बड़ा अधिनियम। और भारत शासन अधिनियम 1935 साइमन कमीशन के रिपोर्ट को आधार बनाते हुए ही पारित हुआ। तो भारत शासन अधिनियम 1935 किस रिपोर्ट को आधार बनाते हुए पारित? भारत शासन अधिनियम 1935 की आलोचना करते हुए राजगोपालाचारी ने यह कहा कि यह द्वैध शासन से भी बुरा है। द्वैध शासन से भी बुरा है। 1935 की भारत शासन अधिनियम 1935 की आलोचना करते हुए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने यह कहा कि यह द्वैध शासन से भी बुरा है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 की आलोचना करते हुए किसने यह कहा कि यह द्वैध शासन से भी बुरा? किसने कहा है? और 1935 के अधिनियम को लेकर जिन्ना ने यह कहा कि यह पूर्णतः सड़ा हुआ है। 1935 के अधिनियम को लेकर किसने यह कहा कि यह पूर्णतः सड़ा हुआ? किसने कहा है? जिन्ना ने। आगे, कांग्रेस ने इस अधिनियम का विरोध किया और जवाहरलाल नेहरू इस अधिनियम को अनेकों ब्रेक वाला परंतु इंजन रहित गाड़ी की संज्ञा दी। तो भारत शासन अधिनियम 1935 को जवाहरलाल नेहरू ने अनेकों ब्रेक वाला परंतु इंजन रहित गाड़ी की संज्ञा दी है। तो जवाहरलाल नेहरू ने भारत शासन अधिनियम 1935 को अनेकों ब्रेक वाला परंतु इंजन रहित गाड़ी की संज्ञा दी है। तो किसने भारत शासन अधिनियम 1935 को अनेकों ब्रेक वाला परंतु इंजन रहित की संज्ञा दी? 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है। 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कितने राज्यों में पूर्ण बहुमत? कितने राज्यों में? और जो 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत मिला था, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा। मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा। मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा। तो 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जो 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत मिला, उसमें पहला मद्रास, पहला, दूसरा संयुक्त प्रांत, तीसरा मध्य प्रांत, चौथा बिहार, पांचवा ओडिशा। 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पीला बक्सा था। 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? कांग्रेस का चुनाव चिन्ह। 1937 में जो प्रांतीय विधानसभा के चुनाव हुए, इसमें पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। 1937 में जो प्रांतीय विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। तो 1937 में जो प्रांतीय विधानसभा के चुनाव हुए, पंजाब में कौन पार्टी की सरकार बनी? पंजाब में कौन पार्टी की सरकार? और पंजाब के प्रथम प्रधानमंत्री सिकंदर हयात खां बने। उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री ही कहा जाता था। तो पंजाब के प्रथम प्रधानमंत्री सिकंदर हयात खां बने। पंजाब के प्रथम प्रधानमंत्री, पंजाब के प्रथम प्रधानमंत्री। और 1937 में जो
भारत में प्रांतीय विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी। बंगाल में कौन पार्टी की सरकार बनी? बंगाल में कौन पार्टी की सरकार? बंगाल में कौन पार्टी की सरकार बनी? और बंगाल के प्रथम प्रधानमंत्री फजलुल हक बने। बंगाल के प्रथम प्रधानमंत्री, बंगाल के प्रथम प्रधानमंत्री, बंगाल के प्रथम प्रधानमंत्री। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कांग्रेसी बाबू श्री कृष्ण सिंह बने, जिन्हें बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। तो बिहार के पहले कांग्रेसी मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह बने, जिसे बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। तो बिहार के पहले कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बने? कौन बने? बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? श्री कृष्ण सिंह। अबुल कलाम आजाद ने इंडिया विंस फ्रीडम में लिखा है कि मुस्लिम मूर्ख था जिन्होंने कांग्रेस के समक्ष सुरक्षा की मांग रखा, और कांग्रेस उससे भी मूर्ख निकला जिन्होंने सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। तो यहां पर दो बात, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी रचना है? मौलाना अबुल कलाम आजाद की। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी रचना है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी रचना है? और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने यह कहा है मुस्लिम मूर्ख था जिन्होंने कांग्रेस के समक्ष सुरक्षा की मांग रखा, और कांग्रेस उससे भी मूर्ख निकला जिन्होंने सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। समझ गए? तो यह कथन कि मुस्लिम मूर्ख था जिन्होंने कांग्रेस के समक्ष सुरक्षा की मांग रखा और कांग्रेस उससे भी मूर्ख निकला जिन्होंने सुरक्षा देने से इनकार कर दिया, किसने कहा है? किसने कहा है? 1938 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन पटना में हुआ। 1938 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहां हुआ? पटना में। 1938 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहां हुआ? 1938 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहां हुआ? पटना में। कांग्रेस 28 महीना शासन करने के पश्चात 1939 में विभिन्न प्रांतों में अपने सरकार से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस कितना माह तक शासन करने के पश्चात इस्तीफा दे दिया? कितने माह तक? 28 माह। कितने माह तक? कांग्रेस कितना माह तक शासन करने के पश्चात इस्तीफा दे दिया? कितना माह तक? 28 माह। मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। मुस्लिम लीग ने किस तिथि को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया? आए? मुस्लिम लीग ने किस तिथि को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया? किस तिथि को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया? भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिलिथगो ने भारतीयों से द्वितीय विश्व युद्ध में सहायता पाने के उद्देश्य से 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव रखा, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। समझ गए? अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू से संबंधित है। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिलिथगो से संबंधित है। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी से संबंधित है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मोहम्मद अली जिन्ना से संबंधित है। समझ गए? अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू से संबंधित है। अगस्त घोषणा किससे संबंधित? अगस्त घोषणा किससे संबंधित है? अगस्त घोषणा किससे संबंधित है? अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिलिथगो। अगस्त प्रस्ताव किससे संबंधित? अगस्त प्रस्ताव किससे संबंधित? अगस्त संकल्प महात्मा गांधी। अगस्त संकल्प, अगस्त संकल्प। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मोहम्मद अली जिन्ना। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 1934 से 1940 के बीच कांग्रेस के अंदर की घटनाएं। 1934 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मुंबई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। 1934 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मुंबई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। 1934 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? कहां हुआ? इसकी अध्यक्षता किसने किया? किसने किया? 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? 1934। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण ने किया है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण ने किया है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण ने किया है। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने किया है? आचार्य नरेंद्र देव। और कांग्रेस समाजवादी पार्टी का पहला अधिवेशन पटना में हुआ। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का पहला अधिवेशन कहां हुआ? पहला अधिवेशन कहां हुआ? पहला अधिवेशन कहां हुआ? 1936 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया। 1936 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया। 1936 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने किया? किसने किया? और जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, मैं स्वभाव से समाजवादी हूं, मेरा उद्देश्य भारत में समाजवादी राज्य की स्थापना करना है।
तो यह कथन किसका है कि मैं स्वभाव से समाजवादी हूं और मेरा उद्देश्य भारत में समाजवादी राज्य की स्थापना कर। जवाहरलाल 1937 फैजपुर महाराष्ट्र में गांव में प्रथम कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। तो कांग्रेस का गांव में प्रथम अधिवेशन 1937 फैजपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया। तो कांग्रेस का गांव में प्रथम वार्षिक अधिवेशन कब हुआ? 1937। कहां हुआ? कहां हुआ? अध्यक्षता किसने किया? इस अधिवेशन में कांग्रेस ग्राम सभा की स्थापना की गई, जिसका डिजाइन नंदलाल बोस ने बनाया था। कांग्रेस ग्राम सभा की स्थापना 1937 के फैजपुर अधिवेशन में हुआ। कांग्रेस ग्राम सभा की स्थापना कौन अधिवेशन में हुआ? 1937 के फैजपुर अधिवेशन। 1938 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा में हुआ। हरिपुरा गुजरात में पड़ता है। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। 1938 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा में हुआ, यह गुजरात में पड़ता है। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की है। तो 1938 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? कहां हुआ है? हरिपुरा। कहां हुआ है? हरिपुरा। हरिपुरा कहां पड़ता है? अध्यक्षता किसने की? सुभाष चंद्र बोस। 1939 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ। त्रिपुरी में हुआ। 1939 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ। 1939 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? कहां हुआ? त्रिपुरी मध्य प्रदेश में पड़ता। त्रिपुरी कहां पड़ता है? कहां पड़ता है? अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया। अध्यक्षता किसने किया? किसने किया है? पहली बार कांग्रेस के इतिहास में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में हुआ। पहली बार कांग्रेस के इतिहास में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में हुआ है। पहली बार कांग्रेस के इतिहास में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में हुआ है। पहली बार कांग्रेस के इतिहास में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कब हुआ है? 1939 के त्रिपुरी। मई 1939 को सुभाष ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस है। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई मई 1939। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई है? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई है? 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने जब कांग्रेस से इस्तीफा दिया, तत्पश्चात कांग्रेस का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया तो कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया तो कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1940 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन रामगढ़ में हुआ। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने किया। 1940 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन रामगढ़ में हुआ। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने किया। 1940 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? अध्यक्षता किसने किया? हरिजन सेवक संघ या अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना 30 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी के द्वारा किया गया है। हरिजन सेवक संघ या अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना 30 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी के द्वारा किया गया है। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई है? 30 सितंबर 1932। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई है? हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई है? हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन है? कौन है? महात्मा गांधी। हरिजन सेवक संघ का प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला के द्वारा घनश्याम दास बिरला को बनाया गया। हरिजन सेवक संघ का प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला को बनाया गया। हरिजन सेवक संघ का प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया? किसको बनाया गया? किसको बनाया गया? महात्मा गांधी के द्वारा 8 जनवरी 1933 को मंदिर प्रवेश दिवस मनाया गया। तो मंदिर प्रवेश दिवस महात्मा गांधी ने 8 जनवरी 1933 को बनाया। मंदिर प्रवेश दिवस गांधी जी ने कब मनाया? कब मनाया? गांधी जी 1934 के भूकंप के बाद बिहार आए थे। गांधी जी 1934 के भूकंप के बाद बिहार आए थे। गांधी जी के लिए महाराष्ट्र में वर्धा आश्रम की स्थापना जमनालाल बजाज ने किया था। गांधी जी के लिए महाराष्ट्र में वर्धा आश्रम की स्थापना जमनालाल बजाज ने किया। गांधी जी के लिए महाराष्ट्र में वर्धा आश्रम की स्थापना किसने किया? किसने किया? वर्धा आश्रम से गांधी जी ने 1937 में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई विचारधारा दिया, जिसे वर्धा शिक्षा योजना कहते हैं। यानी वर्धा शिक्षा योजना 1937 में आया है। वर्धा शिक्षा योजना कब आया? वर्धा शिक्षा योजना कब आया? वर्धा शिक्षा योजना कब आया? किसने दिया है? या गांधी जी। वर्धा शिक्षा योजना किसने प्रस्तुत किया? किसने प्रस्तुत किया है? वर्धा शिक्षा योजना का प्रारूप जाकिर हुसैन ने तैयार किया। वर्धा शिक्षा योजना का प्रारूप किसने तैयार किया? वर्धा शिक्षा योजना का प्रारूप किसने तैयार किया है? जाकिर हुसैन। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 से
व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से गांधी जी के द्वारा किया गया है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 से हुई है। 17 अक्टूबर 1940 से व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कब से हुई है? 17 अक्टूबर 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कब से हुई? 17 अक्टूबर 1900। और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किसके नेतृत्व में चला? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? कौन थे? और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई है महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से। महाराष्ट्र के पवनार। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई है? कहां से हुई है? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के अंतर्गत प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे बने। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के अंतर्गत प्रथम सत्याग्रही दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे सत्याग्रही तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त। तीसरे सत्याग्रही व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को और किस आंदोलन के नाम से किस आंदोलन के नाम से? भारत में संप्रदायवाद का विकास। कांग्रेस की स्थापना के पश्चात कांग्रेस के विरोध आंदोलन चलाने के लिए अंग्रेजी सरकार ने सर सैयद अहमद खान को तैयार किया था। तो कांग्रेस को तोड़ने के लिए अंग्रेजी सरकार ने सर सैयद अहमद खान को तैयार किया था। कांग्रेस को तोड़ने के लिए अंग्रेजी सरकार ने किसको तैयार किया? किसको तैयार किया? अंग्रेजी सरकार से प्रेरित होकर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906। 1909 के अधिनियम के तहत मुसलमानों को आरक्षण और पृथक निर्वाचन की सुविधा दी गई। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत दिया गया है। तो मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया? 1909 के भारत शासन। 1930 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद इकबाल ने किया और इनकलाब का नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल ने कहा है। मोहम्मद इकबाल ने पहली बार 2 राष्ट्र का सिद्धांत दिया है। तो 1930 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद इकबाल ने किया है। 1930 में जो मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की? किसने की? इनकलाब का नारा किसने दिया? मोहम्मद इकबाल। इनकलाब का नारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नामक गीत किसने गाया? मोहम्मद इकबाल। किसने गाया है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नामक गीत किसने गाया? 2 राष्ट्र का सिद्धांत मोहम्मद इकबाल ने दिया। 2 राष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया? 2 नेशन थ्योरी किसने दिया है? वही उसी का अंग्रेजी है। 2 नेशन थ्योरी या 2 राष्ट्र का सिद्धांत मोहम्मद इकबाल ने दिया। 2 नेशन थ्योरी या 2 राष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया है? मोहम्मद इकबाल ने। 1933 में इंग्लैंड में रहने वाले भारतीय छात्र चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द को गढ़ा था। तो पाकिस्तान शब्द को चौधरी रहमत अली ने गढ़ा था। पाकिस्तान शब्द को चौधरी रहमत अली ने गढ़ा था। पाकिस्तान शब्द को किसने गढ़ा? चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान शब्द को किसने गढ़ा? पाकिस्तान शब्द को किसने गढ़ा? 1940 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के प्रस्ताव को पारित किया था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के प्रस्ताव को पारित 1940 के लाहौर अधिवेशन में किया। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के प्रस्ताव को पारित 1940 के लाहौर अधिवेशन में किया। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के प्रस्ताव को पारित किस अधिवेशन में किया? 1940 के लाहौर अधिवेशन में। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के प्रस्ताव को पारित किस अधिवेशन में किया? और 1940 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। 1940 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? किसने किया? 1940 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा 1943 के कराची अधिवेशन में दिया। मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा 1943 के कराची अधिवेशन में दिया। मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा अपने किस अधिवेशन में दिया? 1943 का कराची अधिवेशन। मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा अपने किस अधिवेशन में दिया? 1943 के कराची अधिवेशन। मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा अपने किस अधिवेशन में दिया? 1943 के कराची अधिवेशन। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हुआ। पाकिस्तान का निर्माण 14 अगस्त 1947 को हुआ है। पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ है?
पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ है? 14 अगस्त 1947। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली बने। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना बने। मोहम्मद अली जिन्ना बने। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल। 1915 में हरिद्वार में मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में हिंदू महासभा की स्थापना हुई। तो हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई, मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में हरिद्वार में हुई। तो हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? 1915। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई है? 1915। कहां हुई है? हरिद्वार। कहां हुई है? हिंदू महासभा के संस्थापक कौन है? मदन मोहन मालवीय। हिंदू महासभा के संस्थापक, हिंदू महासभा के संस्थापक 1925 में डॉक्टर हेडगवार की अध्यक्षता में आरएसएस की स्थापना हुई है। तो आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई है, डॉक्टर हेडगवार के द्वारा किया गया है। तो आरएसएस की स्थापना कब हुई है? कब हुई है? किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर हेडगवार। 1942 की घटना है, क्रिप्स प्रस्ताव। 23 मार्च 1942 को स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत पहुंची। तो क्रिप्स मिशन भारत पहुंची है 23 मार्च 1942। 23 मार्च 1942। 23 मार्च 1942। तो क्रिप्स मिशन योजना भारत कब पहुंची है? कब पहुंची है? क्रिप्स मिशन योजना में यह कहा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना की जाएगी, भारत के लिए संविधान का निर्माण किया जाएगा। क्रिप्स प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी है। क्रिप्स प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी है। क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी? किसने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा? भारत छोड़ो आंदोलन। हम इस देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ी संस्था खड़ा कर देंगे, यह महात्मा गांधी ने कहा है। हम इस देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ी संस्था खड़ा कर देंगे, यह बात महात्मा गांधी ने कहा है। यह कथन महात्मा गांधी का है। तो किसने यह कहा है कि हम इस देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ी संस्था खड़ा कर दें? किसने कहा है? 8 अगस्त 1942 को देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुई। इसी सम्मेलन को संबोधित करते हुए गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 8 अगस्त 1942 को देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन मुंबई के ग्वालियर टैंक में हुआ था। 8 अगस्त 1942 को देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कहां हुआ? मुंबई के ग्वालियर टैंक। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा? किस आंदोलन के दौरान? 8 अगस्त 1942 के मध्यरात्रि को अंग्रेजी सरकार द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर कांग्रेस के सभी दिग्गज नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने से ठीक एक दिन पहले कौन सा ऑपरेशन चलाकर कांग्रेस के सभी दिग्गज नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया? ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को गिरफ्तार कर पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को गिरफ्तार कर पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को गिरफ्तार कर कहां रखा गया था? कहां रखा गया था? गांधी जी के साथ कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू और गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई को भी रखा गया था। इसी दौरान जेल में ही महादेव देसाई और कस्तूरबा गांधी का निधन हो गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जब गांधी जी पुणे के आगा खां पैलेस में बंद थे, तो उसी समय उनके निजी सचिव महादेव देसाई और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी का निधन हो गया। तो किस आंदोलन के दौरान जब पुणे के आगा खां पैलेस में गांधी जी को बंद किया गया था, तो उनके निजी सचिव महादेव देसाई और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी का निधन हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन। पंडित नेहरू और सरदार पटेल को अहमदनगर के किला में रखा गया था। पंडित नेहरू सरदार पटेल को कहां रखा गया? कहां रखा गया? इसी दरमियान नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना की है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना किसने की है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना किसने किया? डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में बंद करके रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को कहां बंद करके रखा गया? हजारीबाग सेंट्रल जेल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को कहां गिरफ्तार कर रखा? राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 से हुई मानी जाती है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब से हुई मानी जाती है? कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया?
बंबई में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जमनालाल बजाज ने किया। किसने किया? लेकिन मद्रास से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये गलत है, इसको काट लीजिएगा, काट लीजिएगा, समझिएगा, काट लीजिएगा। संयुक्त प्रांत से गोविंद बल्लभ पंत। बिहार में 11 अगस्त 1942 को छात्रों के एक विशाल जुलूस पर सचिवालय भवन के समीप पटना के डीएम ऑर्चर के आदेश पर गोली चलाया गया, जिसमें 7 छात्र शहीद हो गए, जिसे सचिवालय कांड कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि सचिवालय कांड भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना में हुआ। सचिवालय कांड भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना में हुआ, जिसमें बिहार के 7 छात्र शहीद हुए। तो सचिवालय कांड कौन आंदोलन के दौरान हुआ है? भारत छोड़ो आंदोलन। सचिवालय कांड कौन आंदोलन के दौरान हुआ है? सचिवालय कांड हुआ है 11 अगस्त 1942 को। सचिवालय कांड कब हुआ है? कब हुआ है? सचिवालय गोलीकांड का विरोध करते हुए बिहार के तत्कालीन महाधिवक्ता बलदेव शाह अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। सचिवालय कांड का विरोध करते हुए बिहार के किस महाधिवक्ता ने अपने पद से त्यागपत्र दे? किसने दे दिया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण बैद्यनाथ झा ने मिलकर नेपाल के तराई में स्थित राजविलास बंगल में हनुमान नगर नामक स्थान पर आजाद दास्ता का गठन किया। तो आजाद दास्ता का गठन भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुआ था, जयप्रकाश नारायण और बैद्यनाथ झा ने किया था। तो आजाद दास्ता नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन किस आंदोलन के दौरान लोकप्रिय हुआ? कौन आंदोलन के दौरान? आजाद दास्ता के संस्थापक जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान गांधी जी ने सरकार की नीतियों के खिलाफ 1943 में 21 दिनों का आमरण अनशन किया था। 1944 आते आते भारत छोड़ो आंदोलन स्थगित हो गया। आगे है सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। खत्म कर देना है आज। चलिए आगे आइए, आगे आइएगा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? 23 जनवरी 1897। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ है? उड़ीसा के कटक में। कहां हुआ है? उड़ीसा के कटक में। सुभाष चंद्र बोस के पिता थे जानकीनाथ बोस। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? पिता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? जानकीनाथ बोस। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? माता प्रभावती बोस। माता कौन थी? माता कौन थी? प्रभावती बोस। माता कौन थी? प्रभावती बोस। 1929 में इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। 1929 में इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। 1929 में इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसके द्वारा किया? किसके द्वारा किया गया? ये सब बार बार हुआ है। कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा है। कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा है। कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा है? किसने लिखा है? 1940 में अंग्रेजी सरकार सुभाष को गिरफ्तार कर कलकत्ता स्थित एंग्लिकन रोड स्थित सुभाष के आवास में ही उन्हें नजरबंद कर दिया। 17 जनवरी 1941 को सुभाष अपने मित्र रहमत अली के सहयोग से अपने बंदीगृह से भागने में सफल हुए। तो सुभाष चंद्र बोस 17 जनवरी 1941 को अपने किस मित्र के सहयोग से बंदीगृह से भागने में सफल? रहमत अली। किसके सहयोग से? आजाद हिंद फौज। 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में मलाया में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ। तो आजाद हिंद फौज का गठन 1 सितंबर 1942 को हुआ है, कैप्टन मोहन सिंह ने किया है। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ है? 1 सितंबर 1942। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ है? 1 सितंबर 1942। किसने किया है? कैप्टन मोहन सिंह। जर्मनी में हिटलर के सेनापति रोबेनट्रॉप ने सुभाष को नेताजी की उपाधि दी। जर्मनी में हिटलर के सेनापति रोबेनट्रॉप ने सुभाष को नेताजी की उपाधि दी। तो सुभाष को नेताजी की उपाधि किसने दिया? हिटलर के सेनापति रोबेनट्रॉप। सुभाष को नेताजी की उपाधि किसने दिया? सुभाष ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। तो आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन सिंगापुर में किसने किया? किसने किया?
महिला के लिए झांसी ब्रिगेड की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, जिसकी अध्यक्षा श्रीमती लक्ष्मी सहगल को बनाया गया था। महिलाओं के लिए जो सुभाष चंद्र बोस ने झांसी ब्रिगेड की स्थापना की, झांसी ब्रिगेड का अध्यक्ष किसे बनाया गया? लक्ष्मी सहगल। किसे बनाया गया? झांसी ब्रिगेड का अध्यक्ष किसे बनाया गया? किसे बनाया गया? आजाद हिंद फौज ने अंडमान द्वीप को जीतकर उसका नाम शहीद द्वीप और निकोबार द्वीप को जीतकर उसका नाम स्वराज द्वीप रखा। आजाद हिंद फौज ने अंडमान द्वीप को जीतकर उसका नाम क्या रखा? शहीद द्वीप। अंडमान द्वीप को जीतकर उसका नाम क्या रखा? शहीद द्वीप। निकोबार को जीतकर स्वराज द्वीप। निकोबार को जीतकर। जुलाई 1944 में सुभाष रंगून के जुगली हॉल से अपने रेडियो प्रसारण में गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। समझ गए? तो सुभाष चंद्र बोस जुलाई 1946 में किस हॉल से रेडियो प्रसारण में गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित? कौन हॉल से? दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस के नारे हैं। दिल्ली चलो किसका नारा है? दिल्ली चलो किसका नारा है? जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा जापान के 2 नगर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराने के कारण जापान बर्बाद हो गया। तो हिरोशिमा पर बम गिराया गया 6 अगस्त 1945 और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945। तो हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945। हिरोशिमा पर अमेरिका ने बम कब गिराया? हिरोशिमा पर कब बम गिराया? नागासाकी पर 9 अगस्त 1945। नागासाकी पर। जापान से रूस जाने के क्रम में 18 अगस्त 1945 को फॉर्मोसा द्वीप के निकट हवाई दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस का निधन हो गया। तो हवाई दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस का निधन 18 अगस्त 1945 को हुआ। तो हवाई दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस का निधन कब हुआ है? 18 अगस्त 1945। हवाई दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस का निधन कब हुआ है? 18 अगस्त 1945। हबीबुल रहमान ने सुभाष का अंतिम संस्कार किया। सुभाष चंद्र बोस का अंतिम संस्कार किसने किया? हबीबुल रहमान ने। सुभाष चंद्र बोस का अंतिम संस्कार किसने किया? और हबीबुल रहमान ने उसके अस्थि कलश को जापान के रेबोनिज मठ में रखा। सुभाष का अस्थि कलश कहां है? जापान के रेबोनिज मठ में। जापान के रेबोनिज मठ में। सुभाष चंद्र बोस का अस्थि कलश कहां है? नेताजी डेड और एलाइव नामक पुस्तक की रचना समर गुहा ने किया है। समर गुहा ने किया। नेताजी डेड और एलाइव नामक पुस्तक की रचना किसने किया? किसने किया है? नेताजी डेड और एलाइव नामक पुस्तक की रचना किसने किया है? सुभाष की मृत्यु के जांच के लिए शाहनवाज आयोग, खोसले आयोग और मुखर्जी आयोग बना था। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के जांच के लिए शाहनवाज आयोग, खोसले आयोग, मुखर्जी आयोग गठित हुआ था। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के जांच के लिए कौन कौन आयोग गठित हुआ? शाहनवाज आयोग, खोसले आयोग और मुखर्जी। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात आजाद हिंद फौज के सैनिकों के ऊपर दिल्ली के लाल किला में मुकदमा चलाकर फांसी की सजा सुनाई गई। तो आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर लाल किला मुकदमा कहां चलाया गया? दिल्ली में। कहां चलाया गया? कहां चलाया गया? आजाद हिंद फौज के सैनिकों की पैरवी पंडित नेहरू, कैलाश नाथ काटजू, भूला भाई देसाई जैसे नेताओं ने किया। आजाद हिंद फौज के सैनिकों की पैरवी पंडित जवाहरलाल नेहरू, कैलाश नाथ काटजू, भूला भाई देसाई जैसे नेता ने किया। तो आजाद हिंद फौज के सैनिकों की पैरवी किसने किया? पंडित नेहरू, कैलाश नाथ काटजू और भूला भाई देसाई। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने 10 जुलाई 1944 को अपना एक प्रस्ताव दिया जिसे सीआर फॉर्मूला कहते हैं। तो सीआर फॉर्मूला 10 जुलाई 1944 को दिया गया। सीआर फॉर्मूला कब दिया गया? सीआर फॉर्मूला कब दिया गया है? सीआर फॉर्मूला कब दिया गया है? सीआर फॉर्मूला के तहत गांधी जी और जिन्ना की वार्ता हुई। सीआर फॉर्मूला के तहत किसकी किसकी वार्ता हुई? गांधी जी और जिन्ना। सीआर फॉर्मूला के तहत किसकी किसकी वार्ता हुई? गांधी जी और जिन्ना। इस वार्ता के दौरान ही गांधी जी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की संज्ञा दी। तो सीआर फॉर्मूला पर हो रहे वार्ता के दौरान गांधी जी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कौन सी उपाधि दी? कौन सी उपाधि दी? वेवेल प्रस्ताव या शिमला सम्मेलन। 1944 में भारत का वायसराय लॉर्ड वेवेल और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल था। चर्चिल के सुझाव पर वेवेल के द्वारा जून 1945 ईस्वी में भारतीयों के समक्ष एक प्रस्ताव रखा गया जिसे वेवेल प्रस्ताव कहा गया। तो वेवेल प्रस्ताव 1945 में लॉर्ड वेवेल के द्वारा भारतीयों के समक्ष रखा गया है। तो वेवेल प्रस्ताव किस भारतीय वायसराय के द्वारा रखा गया? लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल। वेवेल प्रस्ताव कब रखा गया? जून 1945। वेवेल प्रस्ताव को लेकर ही शिमला में सम्मेलन हुए थे 25 जून 1945 से 14 जुलाई 1945 के बीच। तो वेवेल प्रस्ताव को लेकर कहां पर सम्मेलन हुए? कहां में सम्मेलन हुए?
शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से भाग मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिया और मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से भाग किसने लिया? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, समझ गए। तो शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से भाग किसने लिया? मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग की तरफ से नौसैनिक विद्रोह 1946। बंबई में तलवार नामक जहाज पर नौसैनिकों को प्रशिक्षण दिया जाता था। बंबई में तलवार नामक जहाज पर नौसैनिकों को प्रशिक्षण दिया जाता था। बंबई में किस जहाज पर नौसैनिकों को प्रशिक्षण दिया? किस जहाज पर? 18 फरवरी 1946 को मुंबई के नौसैनिकों द्वारा अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह का आयोजन किया गया। यानी नौसैनिक विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी 1946 से हुई है। नौसैनिक विद्रोह की शुरुआत कब से हुई है? नौसैनिक विद्रोह की शुरुआत कब से हुई है? 18 फरवरी 1946। देश भर के नौसैनिकों ने 22 फरवरी 1946 को देशव्यापी हड़ताल किया। देश भर के नौसैनिकों ने कब देशव्यापी हड़ताल किया? 22 फरवरी 1946। नौसैनिक विद्रोह 25 फरवरी 1946 को समाप्त हुआ। नौसैनिक विद्रोह कब समाप्त हुआ? 25 फरवरी 1946। 24 मार्च 1946 को 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन योजना भारत पहुंची। तो कैबिनेट मिशन योजना भारत 24 मार्च 1946 को पहुंची है। कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आई है? कैबिनेट मिशन योजना में 3 सदस्य थे। कितना सदस्य थे? 3। कितने सदस्य थे? क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। क्रिप्स, अलेक्जेंडर और कैबिनेट मिशन योजना में कितने सदस्य? कौन कौन? क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। क्रिप्स, अलेक्जेंडर और, जिसमें पेंथिक लॉरेंस भारत सचिव के पद पर थे। पेंथिक लॉरेंस कौन पद पर? और कैबिनेट मिशन योजना की अध्यक्षता पेंथिक लॉरेंस ने किया। कैबिनेट मिशन योजना की अध्यक्षता किसने किया? प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली से विचार विमर्श कर मई 1946 में कैबिनेट मिशन के सदस्यों द्वारा भारतीयों के समक्ष एक प्रस्ताव रखा जिसे कैबिनेट मिशन योजना कहा गया। उसमें निम्न बातें थी: भारत के हाथ में सत्ता सौंप दी जाएगी, भारत का विभाजन नहीं होगा, भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा, उसके लिए संविधान सभा गठित होगा, प्रांतों का समूहीकरण होगा। हिंदू बहुल प्रांत बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मद्रास, बंबई। 3 मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब, सिंध, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत। 2 मुस्लिम बहुल प्रांत बंगाल और असम। कैबिनेट मिशन योजना की असफलता पर मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया और इसी दिन यह घोषणा किया, लड़कर लेंगे पाकिस्तान। इसके पश्चात भारत में सांप्रदायिक दंगा जोर पकड़ लिया। तो यहाँ पे 2 बात, भारत में सांप्रदायिक दंगा की शुरुआत 16 अगस्त 1946 से हुई है और 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस भी मनाया गया है। दोनों चीज एक ही दिन से शुरू हुआ है। तो भारत में सांप्रदायिक दंगा की शुरुआत कब से हुई? 16 अगस्त 1946। भारत में सांप्रदायिक दंगा की शुरुआत कब से हुई? 16 अगस्त 1946। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946। जिस समय भारत में दंगा जोरों पर था तो उस समय वेवेल ने एटली को सुझाव दिया कि हमारे लिए बेहतर होगा कि हम भारत की समस्या को भारतीयों के भाग पर छोड़कर इंग्लैंड वापस लौट जाए, जिसे ब्रेकडाउन पॉलिसी कहा गया। तो जिस समय भारत में दंगा जोरों पर था उस समय वेवेल ने एटली को सुझाव दिया कि हमारे लिए बेहतर होगा कि हम भारत की समस्या को भारतीयों के भाग पर छोड़कर इंग्लैंड वापस लौट जाए। इसे क्या कहा गया? ब्रेकडाउन पॉलिसी। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चीन के बीच है और LOC लाइन ऑफ कंट्रोल भारत और पाकिस्तान के बीच। LAC किस 2 देश के बीच? भारत और चीन। LA किस 2 देश के बीच? LAC किस 2 देश के बीच? LOC। चलिए, अंतरिम सरकार का गठन सितंबर 1946 में हुआ। इसमें प्रधानमंत्री नेहरू, गृह मंत्री सरदार पटेल, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद, रेलवे मंत्री आसफ अली। तो अंतरिम सरकार का गठन जो सितंबर 1946 में, उसमें प्रधानमंत्री कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री कौन बने? गृह मंत्री रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। रक्षा मंत्री बलदेव। खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद। खाद्य एवं कृषि मंत्री। रेलवे मंत्री आसफ अली। रेलवे मंत्री। अंतरिम सरकार में पहले मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुआ था, लेकिन मुस्लिम लीग जो है अक्टूबर 1946 में शामिल हुआ और मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल हुए थे। तो
मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में अक्टूबर 1946 में शामिल हुए थे। तो मुस्लिम लीग के कितने सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए? कितने सदस्य? लियाकत अली, गजानतर अली खां, जोगेंद्र नाथ मंडल, अब्दुल रब नस्तर और आई चुंदरीगढ़। वित्त मंत्री लियाकत अली खां, स्वास्थ्य मंत्री गजानतर अली खां, विधि मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल, संचार मंत्री अब्दुल रब नस्तर, वाणिज्य मंत्री आई चुंदरीगढ़। समझ गए? तो अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री लियाकत अली को बनाया गया। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री स्वास्थ्य मंत्री गजानतर अली खां, स्वास्थ्य मंत्री विधि मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल, विधि मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल, विधि मंत्री संचार मंत्री अब्दुल रब नस्तर, संचार मंत्री वाणिज्य मंत्री आई चुंदरीगढ़, वाणिज्य मंत्री। चलिए आगे। 20 फरवरी 1946 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा किया कि जून 1948 तक भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंप दी जाएगी। किस तिथि को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा किया जून 1948 तक भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंप दी जाएगी? 20 फरवरी 1947। 20 फरवरी 1947। किस तिथि को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा किया कि जून 1948 तक भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंप दी जाएगी? 20 फरवरी 1947। 24 मार्च 1947 को माउंटबेटन भारत का वायसराय बनकर आया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने अपनी योजना की घोषणा की जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। तो माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को रखी गई है। 3 जून 1947 को रखी गई है। माउंटबेटन योजना कब रखी गई है? 3 जून 1900। और माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत को आजादी मिली है और भारत का विभाजन हुआ है और पाकिस्तान का निर्माण हुआ है। तो माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत को आजादी मिली है, भारत का विभाजन हुआ है और पाकिस्तान का निर्माण हुआ है। माउंटबेटन योजना पर विचार विमर्श करने के लिए 10 जून 1947 को मुस्लिम लीग की अधिवेशन दिल्ली में बुलाई गई जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। तो माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए 10 जून 1947 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन जो दिल्ली में बुलाया गया, इसकी अध्यक्षता किसने किया? माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए 14 जून 1947 को कांग्रेस की बैठक दिल्ली में बुलाई गई, इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने किया है। तो माउंटबेटन योजना पर विचार विमर्श करने के लिए 14 जून 1947 को कांग्रेस की बैठक दिल्ली में बुलाई गई, इसकी अध्यक्षता किसने किया? 4 जुलाई 1947 को माउंटबेटन योजना को इंग्लैंड के संसद में रखा गया जिसे 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिल गई। तो माउंटबेटन योजना को ब्रिटेन की संसद में कब रखा गया? 4 जुलाई 1947। इसे स्वीकृति कब मिली है? अंततः 15 अगस्त 1947 को सत्ता भारतीयों के हाथ में हस्तांतरित कर दिया गया और उससे पूर्व 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हो गया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने। कुछ ही दिनों के पश्चात माउंटबेटन इंग्लैंड वापस चले गए और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भारत का वायसराय बनाया गया जो कि भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय वायसराय बने। खैर ये सब तो याद ही है आपको। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण रेडक्लिफ द्वारा किया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण रेडक्लिफ द्वारा किया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा? रेडक्लिफ। किसके द्वारा? भारत की आजादी के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। भारत की आजादी के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य थे। भारत की आजादी के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य थे। उस समय गांधी जी नोआखोली में दंगा को शांत करा रहे थे। भारत की आजादी के समय गांधी जी नोआखोली में थे। भारत की आजादी के समय गांधी जी नोआखोली में थे। भारत की आजादी के समय गांधी जी कहां थे? कहां थे? माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा है। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा है? आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के तहत भारत में मिलाया गया। हैदराबाद को किस कार्रवाई के तहत किस कार्रवाई के तहत? जूनागढ़ को जनमत संग्रह। जूनागढ़ को जनमत। कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर। कश्मीर को। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर किया गया। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा कब किया गया? 30 जनवरी 1900। गांधी जी का अंतिम शब्द था हे राम। गांधी जी का अंतिम शब्द आगे कुछ पुस्तक है और उसके लेखक तमस के लेखक है भीष्म सहनी। तमस के लेखक ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत
खुशवंत सिंह, ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह, ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह। भारत विभाजन के गुनाहगार राम मनोहर लोहिया, भारत विभाजन के गुनाहगार, भारत विभाजन के गुनाहगार, भारत विभाजन के गुनाहगार। डिवाइड एंड क्विट पेंडरलेमुन, डिवाइड एंड क्विट, डिवाइड एंड क्विट पेंडरलेमुन, डिवाइड एंड क्विट। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, रफीक जकारिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। सोम प्रकाश, ईश्वरचंद विद्यासागर, सोम प्रकाश, सोम प्रकाश। सुबह आजादी, फैज अहमद फैज, सुबह आजादी, सुबह आजादी, सुबह आजादी। अल हिलाल, अबुल कलाम आजाद, अल हिलाल, अल हिलाल। चलिए अब सुनिए, हल्ला मत कीजिए। अब सुनिए, इतिहास में जो है, आधुनिक भारतीय इतिहास में कुछ चीज और रिवीजन करने के लिए क्या है। सबसे पहला नोट, कॉपी, कॉपी है। उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण है, भारत में शिक्षा का विकास है, भारत में प्रेस का विकास है। ये 3-4 टॉपिक रिवीजन करने के लिए आज जितना कड़वा है उसका कॉपी बाकी है। भारत में शिक्षा का विकास, भारत में प्रेस का विकास और क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण, ये 3-4 टॉपिक जो है करवाना बाकी है। कल ये 3-4 टॉपिक करवा देंगे, फिर आधुनिक भारतीय इतिहास खत्म, फिर पॉलिटी और ज्योग्राफी। ठीक है, पॉलिटी और ज्योग्राफी को लेकर के चलेंगे और इस रविवार तक प्रयास करेंगे करवा देने का। कहा है अपने से नहीं किया जाता, पीडीएफ दे दिए, यहाँ जाकर के कीजिए ना अपने से। अजीब हाल है, समझ गए एकदम, यानी खाना बनाइयो दिए हैं। अब ये सब का क्या है कि कहेगा कि खिलाइयो दीजिए, पचाइयो दीजिए, समझ गए। नोट दे दिए हैं, कीजिए, देखेंगे टाइम मिलेगा तो करवा देंगे, नहीं टाइम मिलेगा नहीं करवाएंगे, समझ गए। एकदम सब चीज हम ही करवाए ना, ठीक है। देखते हैं, पहले ये करवा देते हैं, पहले विषय करवाते हैं, फिर जो है आगे टाइम मिलेगा तो बीपीएससी और इन्वायरमेंट भी करवा देंगे। ऐसे बिट्टू सर इन्वायरमेंट करवाए हुए, बिट्टू सर जितना इन्वायरमेंट करवाए वो सफिशियंट है, तो इन्वायरमेंट करवाने का जरूरत नहीं ना है, ना है। बिट्टू सर तो पढ़ेबे किए हैं क्या, तो इन्वायरमेंट नहीं करवाएंगे तब बीपीएससी वाला करवा देंगे, श्योर। बीपीएससी करवा देते हैं तब, ठीक है, करवा देते हैं, देखते हैं आगे बीपीएससी करवा देंगे। हे देखिए जा कह रहे हैं, अभी हम जाने के लिए बोले हैं, अजीब हाल है। ज्योग्राफी का आंसर 3-4 चैप्टर का बाकी है ना, अच्छा अच्छा, देखते हैं, बनाते हैं आज रात में। अरे बनाना पड़ेगा महाराज, हैं क्या? कल ज्योग्राफी का टेस्ट है, परसों है। अब देखते हैं बना पाएंगे तब ना आज, ठीक है। बनाना नहीं पड़ता आंसर, ऐसे थोड़ा होता है, बनाना पड़ता है। देखते हैं, ज्योग्राफी का आंसर बना रहे हैं, अगर बन जाता है तो दे देंगे कल। बाद बाकी जितना तक आंसर करवाए उतना याद है? याद तो नहीं होगा। चलिए तो छोड़ दीजिए, आज ज्योग्राफी कल से करवाएंगे। लड़का लोग इधर से निकलिए, लड़की लोग इधर से निकलिए, बीच में कोई लड़का नहीं आएगा जी। धन्यवाद, खुश रहिए, मिलते हैं इसे आगे अगले क्लास में। धन्यवाद। याद तो नहीं होगा।